वह सूर्योदय पूर्व में क्यों होता है और अस्त पश्चिम में क्यों होता है? तो वह सिंपल है, एंटी क्लॉक वाइज घूमती है पृथ्वी, तो सूर्योदय पूर्व में होगा, अस्त पश्चिम में होगा। तो ये सारे प्रकृति के प्राकृतिक नियमों से संचालन होते हैं। ईश्वर परमपिता परमेश्वर है, वो अपने सारे संतानों को एक दृष्टि से देखता है। उसे हम और आप क्यों बदनाम करते हैं? वो तो अपने प्रत्येक बच्चों को अपने कर्म के हिसाब से फल दे देते हैं। जैसे आप मान लो 2-4 भाई बहन हो, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई चोर बन जाता है, तो आपके माँ और पिता ने आप सबके लिए बराबर सुविधाएं उपलब्ध की। आप अपने संघर्ष से स्वयं में परिवर्तन करने में सक्षम हुए, तो उसमें माँ और पिता को क्यों दोष दें? तो ईश्वर को ईश्वर के जगह रहने दीजिए। तो इस पुनर्जागरण ने ये स्थापित किया कि मानव मस्तिष्क प्रत्येक वस्तु को खोजने योग्य है। मनुष्य में वो शक्तियां है जो सारी चीजों को खोज सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पुनर्जागरण का आधार मानवतावाद है, वाद है। और इस पुनर्जागरण का ही व्यवहारिक स्वरूप क्या है? प्रबोधन है। क्या है? प्रबोधन। पुनर्जागरण में जो सिद्धांत गढ़े गए प्रबोधन के दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने उसे व्यवहारिक रूप देकर मानव के अनुकूल बनाया। चाहे कांट हो, रूसो हो, मॉन्टेग्यू हो, डेनिस हो, डिडरो हो, एडम स्मिथ हो, वो सब के सब ने एक स्वर में सिद्धांतों को व्यवहारिक बनाया ताकि वो मनुष्यों के अनुकूल हो जाए। अब ये सारे फिलोसफर को आप प्रबोधन में पढ़ोगे। यहां पर मैं 2 फिलोसफर लूंगा, एक रूसो, दूसरा एडम स्मिथ। ठीक है? रूसो पहला व्यक्ति है जिसने क्या कहा? जिसने कहा कि राजा में कोई दैवीय सिद्धांत नहीं है, राजा कोई देवता का प्रतिनिधि नहीं है, राजा समझौते का परिणाम है। वास्तव में प्रजा और राजा के बीच समझौता है कि उसकी सुरक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब जरूरतों को पूरा करने का कर्तव्य राजा का है। कोई ये देवता का प्रतिनिधि नहीं है। और रूसो ने कहा कि यदि कोई राजा इस समझौते को नहीं मानता है,
समझौते को नहीं मानता है, तो फिर ऐसे राजा के खिलाफ प्रजा को विद्रोह करने का अधिकार है। विद्रोह करने का क्या है? अधिकार है। देख रहे हो, व्यवहारिक हो गया ना। पुनर्जागरण ने ये तो साबित किया कि राजा जो है वो, उसमें कोई देवीय सिद्धांत नहीं है। अरे जब है ही नहीं तो देवीय सिद्धांत है, देवता ही नहीं तो फिर देवीय सिद्धांत। तो ये है क्या? इसे रूसों ने स्पष्ट किया, समझौता है हमारे माने जनता और प्रजा के, जनता और राजा के बीच। नहीं मानता है, विद्रोह कर दो। तो इसी का तो परिणाम है बेटा फ्रांसीसी क्रांति। इसी का परिणाम क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। इसी का प्रभाव है क्या? अमेरिकी क्रांति। इसी का प्रभाव है रूसी क्रांति। सब पे प्रभाव पड़ा, पर हो गई। पुनर्जागरण प्रबोधन का प्रभाव तो सारे देश के क्रांतियों पे पड़ा। अब देखो, फ्रांस में क्रांति हुई 1789 में। तुम लोगों को बेहतर ढंग से पता होगा, राजतंत्र समाप्त, गणतंत्र की स्थापना। लेकिन जानते हो, उसी फ्रांसीसी क्रांति में जिसने राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र को स्थापित किया था ना, उसमें ही भविष्य के राजतंत्र का बीज बोया गया था। क्यों? वास्तव में आम जनता ने, पढ़ोगे आगे, फ्रांसीसी आम जनता ने क्रांति किया। नेतृत्व जो था वो कम्यूनों के हाथ में था। जैकोबिन क्लब के सदस्यों को कम्यून, कम्यून मतलब अल्पसंख्यक होता है। क्रांति किया किसने? जनता ने। सत्ता हथिया कौन लिया? जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने। अब उस पट्टे को गणतंत्र चलाने ही नहीं आता था। फ्रांस की हालात बुरी हो गई, जनता की स्थिति, हालात और बुरा हो गया। इसी कारण तो नेपोलियन का जन्म। देख रहे हो, अपने आप टॉपिक पैदा हो रहा है। क्या हुआ? नेपोलियन का जन्म हुआ बेटा। और नेपोलियन हमेशा कहता था कि फ्रांस में क्रांति नहीं होती तो मैं पैदा नहीं होता। जैविक रूप से नहीं, राजा के रूप। अर्थात नेपोलियन ने कई बार अपने भाषणों में कहा है कि मैं क्रांति का पुत्र हूं, मैं क्रांति का विनाशक। देख रहे हो, तो फ्रांसीसी क्रांति के सफलताओं की अपनी एक सीमा है और उसके कमियों से ही नेपोलियन पैदा हुआ। अब देखो, ये नेपोलियन सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था और इसलिए नेपोलियन विश्व विजयी होने निकल गया। अब देखो, सफल भी हुआ।
और नेपोलियन ने एक नेपोलियन कोड बनाया। पढ़ोगे या जो बच्चे पढ़ते हो उन्हें पता होगा, इस नेपोलियन कोड में उसने नागरिक समानता पर बल दिया। मतलब वो राजतंत्र और चर्च तंत्र के महान खिलाफ था। वो जहां प्रवेश करता था, पहले सामंतवाद चर्च तंत्र को पूर्ण रूप में डिमोलिश करके सभी नागरिकों को एक समान कानून से बांध देता था। अब जाने अनजाने नेपोलियन ने जो ये नेपोलियन कोड पैदा किया, जिसमें समानता अधिकार है, उसने एक प्रकार से अप्रत्यक्ष राष्ट्रवाद को जन्म दिया। अप्रत्यक्ष राष्ट्रवाद। देखो, लगभग पूरी इंग्लैंड को छोड़कर इसने पूरी यूरोप को ध्वस्त कर दिया और दुनिया में इन यूरोपीय देशों के जहां जहां क्या थे, उपनिवेश थे, उस सब को तोड़ दिया। किसने? नेपोलियन। और आंधी की तरह आया, तूफान की तरह चला गया। 10-15 साल में ही सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ये नेपोलियन स्वयं भी कहता था, आप पढ़ोगे, मैं 40 युद्धों का विजेता हूं, महान साम्राज्य का निर्माता हूं, सब मिट जाएगा, लेकिन मेरे द्वारा बनाया गया नेपोलियन संहिता ग्रेनाइट के पत्थर पर लिखा हुआ है। सही में आज तक फ्रांस के अतिरिक्त कई अन्य यूरोपीय देशों के संविधान का हिस्सा है। इतना गर्व था नेपोलियन को अपने इस नेपोलियन कोड पर। अब देखो, इसने किस प्रकार से अप्रत्यक्ष राष्ट्रवाद को पैदा किया। ध्यान देना, आज जिसको जर्मनी, इटली कहते हो, सबको इसने रौंद दिया। आज जिसको आप जर्मनी कहते हो, वो 300 देश था। समझो, आज जो एक जर्मनी है इतना बड़ा, जो अपने दिल्ली बराबर से थोड़ा बड़ा होगा, उसमें 300 देश थे। नेपोलियन ने उसे 300 से 39 बना दिया। इटली, जो सिर्फ समुद्र में प्रायद्वीप है, 12-18 प्रायद्वीप देश थे, उसको 6 में बदल दिया और उसे एक समान कानून से बांध दिया। खैर, नेपोलियन तो आया और गया, लेकिन जर्मन और इटालियन लोगों को ये लगने लगा, यार एक विदेशी आदमी हमारा भौगोलिक एकीकरण भी कर गया, प्रशासनिक एकीकरण कर गया, तो क्या हम सब मिलकर एक नहीं हो सकते हैं? यही है वो भावना, वो अलख जो नेपोलियन ने जगा दिया। तो मेरे भाई, इसी का परिणाम हुआ इटली, जर्मनी एकीकरण। भविष्य में चल के पढ़ोगे ही कि और कैसे सारे कारण हुए, कैसे बिस्मार्क आए, गैरिबाल्टी आए, मेजनी आए, काबूल आए। लेकिन ये भावना
जगाने वाला नेपोलियन था कि भाई एक विदेशी व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। अब देखो, इस इटली और जर्मनी के एकीकरण का ही परिणाम है प्रथम विश्व युद्ध। यदि जर्मनी का एकीकरण नहीं होता तो प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता। अब आप कहोगे सर जी कैसे? अरे कैसे ये पता नहीं है तुमको? कैसे का बाप। बिस्मार्क को याद करो। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने के लिए ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को युद्ध में पराजित किया। अंतिम युद्ध उसने फ्रांस से किया, पराजित किया, जर्मनी का एकीकरण हुआ। एकीकरण तो हो गया, लेकिन बिस्मार्क को हमेशा ये भय बना रहा कि फ्रांस इस प्रतिशोध का बदला लेगा, और फ्रांस सक्षम भी था। लेकिन बिस्मार्क बहुत अच्छे से जानता था कि फ्रांस अकेले कभी भी जर्मनी से युद्ध नहीं करे, वो यूरोप में मित्र को ढूंढेगा। इसलिए बिस्मार्क ने एक प्लान बनाया, अनाक्रमण, रक्षात्मक और गुप्त संधि प्लान, जिसके माध्यम से उसने फ्रांस को यूरोप में मित्रहीन करना शुरू किया और सफल भी हुआ। और जब तक बिस्मार्क रहा तब तक फ्रांस को यूरोप में ना इंग्लैंड से, ना रूस से, ना ऑस्ट्रिया से, ना इटली से, किसी से मित्रता नहीं होने दिया। लेकिन जैसे ही बिस्मार्क का राजनीतिक पतन हुआ, तो फ्रांस, बिस्मार्क ने अपनी इस मकरजाल नीति से फ्रांस के विरुद्ध धूरी राष्ट्र गुट बना दिया था, जिसमें इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी था। तो जैसे ही फ्रांस का बिस्मार्क का राजनीतिक पतन हुआ, फ्रांस ने भी कूटनीति सक्रिय करके मित्र राष्ट्र का गुट बना दिया, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस और रूस शामिल हो गया। इस प्रकार पूरी यूरोप दो गुटों में बंध गया। परिणाम प्रथम विश्व। देख रहा, यदि जर्मनी, इटली जर्मनी एकीकरण नहीं होता तो ये काम नहीं। देख रहे हो, हर घटना के पीछे कॉजेज, और तुम लोग जो हो बस ऐसे हिस्ट्री को रटने लगते हो। मैं तो एक बार भी नहीं रटा हूं, सारे तुम्हारे वर्ल्ड हिस्ट्री का जवाब दे दिया। अब देखो, प्रथम विश्व युद्ध का अंत वर्साय की संधि से, लेकिन इसका नाम तो है वर्साय का शांति संधि, लेकिन वास्तव में ये अशांति संधि। आप कहोगे सर कैसे? तो इसी वर्साय के संधि में हिटलर और मुसोलिनी छिपा हुआ है। मुसोलिनी और
हिटलर, ये इसी संधि में छिपा हुआ है। इटली प्रथम विश्व युद्ध का विजेता था, उसने ऑस्ट्रिया को आत्मसमर्पण करवाया था, लेकिन वर्साय के संधि में जहां इटली को बहुत लाभ नहीं मिला, पूरी इटली में आक्रोश हुआ, उसी आक्रोश का परिणाम है मुसोलिनी। क्या नाम है? मुसोलिनी। और इसी वर्साय के संधि में फ्रांस ने रूजवेल्ट के साथ मिलकर जर्मनी का भीषण अपमान किया और 1870 के सोडोवा के युद्ध का बदला लिया, जिसका डर बिस्मार्क को सता रहा था। उस जर्मन अपमान से हिटलर पैदा हुआ और इसी दोनों के कारण आप सबको पता है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब मेरे साथ देखो, ग्रीक सभ्यता हुई, पतन हुआ, रोमन सभ्यता के पतन से सामंतवाद आया ना, उससे जो अंधकार का युग आया उसे समाप्त करने के लिए पुनर्जागरण आया। पुनर्जागरण ने मानवतावाद पर बल दिया, उसी का व्यवहारिक स्वरूप प्रबोधन है। प्रबोधन के दार्शनिकों ने जो व्यवहारिक दर्शन दिया, उसी से फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति के में जो सीमाओं की कमियां थी, उससे नेपोलियन पैदा हुआ। नेपोलियन कोड में जो समानता का सिद्धांत था, उसने अप्रत्यक्ष राष्ट्रवाद को जन्म दिया, जिससे इटली जर्मन एकीकरण हुआ। जर्मन एकीकरण का परिणाम ही प्रथम विश्व युद्ध है। प्रथम विश्व युद्ध की शांति वर्साय की संधि से हुई और उसी वर्साय संधि से द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म हुआ। बोल, अब सिलेबस में क्या बचा है? एक झटके में पूरा विश्व इतिहास क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसका एक दूसरा हिस्सा, दूसरा एंगल भी है जो हमें समझना होगा। अब देखो, इसकी एक दूसरी धारा है, एडम स्मिथ। इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमें औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया और आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ, जिसे ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अब तुम लोगों को पता है कि सबसे पहला औद्योगिकरण कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। सबसे ज्यादा औद्योगिक क्रांति सफल हुई ब्रिटेन में। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा पूंजीपति पैदा कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। तो जहां औद्योगिकरण ज्यादा हुआ, पूंजीपति ज्यादा हुआ, वहीं पर श्रमिक भी ज्यादा हुआ। वहीं पर श्रमिक क्या हो? कैसे अपने देश में देखते हो, लोग मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, जो इंडस्ट्रियल प्लेस है, हजारों हजार किलोमीटर जाके कमा रहे थे। तो जहां, और वहीं पर पूंजीपति ज्यादा होंगे, तो जहां पूंजीपति ज्यादा होंगे वहीं पर श्रमिक ज्यादा हो। और दुनिया में दो धारा निकल गया, एक पूंजीवादी धारा और श्रमिकों का साम्यवादी धारा या समाजवादी धारा। तो वास्तव में साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों का जन्मदाता ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति है।
और इसी ये पूंजीवाद और साम्यवाद, इस दोनों में एक संघर्ष की स्थिति बनती रही। वही भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के रूप में तुम्हारे सामने आता है। इसी से रूसी क्रांति निकलेगी और 1990 में शीत युद्ध समाप्त हो गया और दुनिया उदारीकरण और वैश्वीकरण के चरण में पहुंच गए। अब तुम बता, क्या समझ में नहीं आया? उल्टा समझो। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या है? वर्साय की संधि। और वर्साय के संधि का कारण क्या है? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या है? इटली जर्मन एकीकरण। इटली जर्मनी एकीकरण का कारण क्या है? नेपोलियन कोड। नेपोलियन का जन्म कहाँ से हुआ? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति एवं अन्य क्रांति का जन्म कहाँ से हुआ? प्रबोधन से। प्रबोधन का जन्म कहाँ से हुआ? पुनर्जागरण से। पुनर्जागरण का जन्म कहाँ से हुआ? सामंतवाद से। और सामंतवाद का उदय कहाँ से हुआ? रोमन सभ्यता के विभाजन से। और रोमन सभ्यता का जन्म कहाँ से हुआ? ग्रीक सभ्यता से। ठीक है, शीत युद्ध की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पूंजीवादी साम्यवादी विचारधारा से। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति से। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति का जन्म कहाँ से हुआ? प्रबोधन से। प्रबोधन का जन्म कहाँ से हुआ? पुनर्जागरण से। पुनर्जागरण का जन्म कहाँ से हुआ? सामंतवाद से। सामंतवाद का जन्म रोमन साम्राज्य। सीधा आओ, ग्रीक सभ्यता से रोमन सभ्यता हुआ। रोमन सभ्यता के विभाजन से सामंतवाद का उदय हुआ। सामंतवाद से जो अंधकार का युग हुआ उसे समाप्त करने के लिए पुनर्जागरण आया। पुनर्जागरण का व्यवहारिक स्वरूप प्रबोधन है। प्रबोधन के व्यवहारिक स्वरूप से फ्रांसीसी क्रांति, अन्य क्रांति हुई। नेपोलियन का उदय हुआ। नेपोलियन कोड से प्रत्यक्ष राष्ट्रवाद हुआ। उससे जर्मन इटली एकीकरण हुआ। उसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उसी कारण वर्साय की संधि हुई, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और उसी प्रकार प्रबोधन का एक आर्थिक विचारक एडम स्मिथ थे, जिनके वेल्थ ऑफ नेशन से आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था पैदा हुआ। पूंजीवाद का विरोध करने के लिए समाजवाद का जन्म हुआ। भविष्य में चलकर शीत युद्ध हुआ। 45 साल तक दुनिया शीत युद्ध में रहा और उसके बाद सोवियत संघ के पतन के उपरांत वैश्वीकरण, उदारीकरण के रूप में हम सामने आए। बताओ बेटा, अब विश्व इतिहास पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत क्या है? है बिल्कुल मैथमेटिक्स के जैसा। एक भी टॉपिक रटने की जरूरत नहीं है। हर टॉपिक, देखो इसी को कहते हैं विषय का बोध होना। जो हमें पढ़ना है वो किस तरह से पढ़ना है, पूरी सिलेबस को एक बार दिमाग में यूनाइटेड कैसे करना है। यदि वो नहीं होगा तो आप हमेशा उलझन में फंसे रहो। इसलिए इस क्लास को बारंबार आप लोग सुनना, देखना, समझना। और अब अगला टॉपिक पुनर्जागरण हम लोग शुरुआत करेंगे।